मेरी नौकरी छूटी तो मैं एक होटल पे काम करने लगा। मुश्किल से घर का गुजारा होता। जब एक दिन होटल पे एक बुजुर्ग आया, मुझे देखे ही बोला, मेरी बेटी से शादी कर लो, वो बेवा है, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। पहले तो मैंने इनकार किया, फिर मान गया। शादी के बाद उस लड़की की शक्ल देखी तो वो काली और बदसूरत थी। मैं उसे एक नज़र देखना पसंद न करता, पर कुछ दिन बाद ही मेरी तरक्की होने लगी और मैं अमीर हो गया। एक खूबसूरत लड़की पसंद की और बदसूरत बीवी को तलाक देने कमरे में गया, पर अंदर का मंजर देख उसके कदमों में गिर गया। मगर मैंने ये किसी पे ज़ाहिर नहीं होने दिया था कि मुझे सना पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मैं जानता था कि लुकमान साहब की मेरी ज़िंदगी पे बहुत एहसान थे। उन्होंने मुश्किल वक्त में मुझे सहारा दिया था, जब मेरे अपने भाई के मुझसे पूछा तक नहीं था। तब लुकमान साहब ही थे जिन्होंने अपने होटल का सारा काम मुझ पर भरोसा करके मेरे हवाले कर दिया था। उनके मुझ पे वो एहसान थे जिनका बदला मैं चाह के भी सारी ज़िंदगी नहीं दे सकता था। इसीलिए तो मैंने उनकी बेटी से शादी भी की थी। मैं चुपचाप अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादातर वक्त होटल में ही गुजारूं, ताकि मुझे सना का सामना ही ना करना पड़े। वो बेशक एक बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी अम्मा का ख़याल रखती थी। उसने आते ही सारा घर भी सँभाल लिया था। उसने आरिफ़ की बीवी की तरह कोई नख़रा भी नहीं किया था। एक बड़े घर से आई थी और मेरे छोटे घर में रह सकती थी, बल्कि वो तो जल्द ही अम्मा के साथ घुल-मिल गई थी और अम्मा को भी वो अच्छी लगती थी, मगर मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लुकमान साहब सोचते कि मैं उनकी बेटी के साथ खुश था, इसलिए जैसे-जैसे वक्त गुज़रता गया, उन्होंने मुझे अपने होटल का मालिक ही बना दिया। क्योंकि उनके पास इस तरह के 5 और बड़े होटल थे जिनका काम उनको सँभालना था। जल्द ही मैं एक बड़े होटल का मालिक बन गया। मुझे लगा जैसे मेरे पास दुनिया की सारी आसाइशें आ गई थीं। जल्द ही मैंने अपने घर का हुलिया बदल दिया। वो घर जिसकी कभी छत टपकती थी, अब वहाँ पे आलीशान फ़ानूस लग गए थे। मैंने अपने घर की हालत बदल के रख दी। जो कोई भी देखता वो मेरे घर की और मेरे कारोबार की तारीफ़ किए बगैर न रहता, मगर मुझे लगता था कि वो सब कुछ अम्मा की दुआओं की बदौलत ही हुआ था। जब लुकमान साहब को मुझ पर पूरा भरोसा हो गया कि मैं उनकी बेटी के साथ खुश था और उनकी बेटी को भी खुश रख रहा था, तब वो हर फिक्र से आज़ाद हो गए। लुकमान साहब जिस तरह मुझ पर भरोसा करते थे, मुझे यकीन हो गया था कि उनकी बेटी ने कभी भी उनको मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं था, कि मैं उनकी बेटी से ठीक तरह से बात तक नहीं करता, क्योंकि मुझे वो मर्दाना सूरत वाली लड़की बिल्कुल भी अच्छी ही नहीं लगती थी। जब भी अपने होटल में आने वाली खूबसूरत लड़कियों को मैं देखता, तो मेरे दिल में एक कसक सी उठती कि आखिर इनमें से कोई खूबसूरत लड़की मेरी बीवी क्यों नहीं थी। उन खूबसूरत लड़कियों को देखते हुए मेरे जहन में सना का वो बदसूरत चेहरा आता, तो मैं नफरत से नजरें फेर लेता। तभी मेरी दोस्ती एक ज़ारा नाम की लड़की से हुई। वो मेरे होटल में हर रोज़ आती थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ एक बातूनी लड़की भी थी, इसलिए वो जब भी होटल आती तो बहुत बहुत देर तक मेरे पास खड़ी रहती, मुझसे बातें करती। कभी वो मुझसे मेरे होटल के बारे में पूछती, कभी मेरे घर के बारे में, और मैं भी खुश होकर उसको सब कुछ बता देता। मुझे लगता था जैसे वो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जल्द ही हमारी मुलाकातें होने लगीं। जब उसने खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस किया। सना जैसी लड़की तो ज़ारा के सामने कुछ भी नहीं थी। तब मैं ज़ारा के बारे में सोच सोच के बहुत से हसीन ख्वाब देखने लगा, जिनमें सना की गुंजाइश नहीं थी। मेरे पास इतनी दौलत थी कि मैं ज़ारा को एक अलग घर में रख सकता था, इसलिए मैं फैसला कर चुका था कि मैं ज़ारा से जल्द ही शादी कर लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँचा तो सामने का मंजर देख के मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम हसीब है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। हम 2 ही भाई थे, मैं और मेरा बड़ा भाई आरिफ। अब्बा का इंतकाल एक हादसे में हो गया। उनके इंतकाल के बाद हमारी दुनिया जैसे एक झटके में बदल गई। वो सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए उनकी पेंशन ही हमारा वाहिद सहारा रह गई। अम्मा ने उसी दिन फैसला कर लिया कि वो दोबारा शादी नहीं करेंगी और हमारे साथ ही रहेंगी। लोगों ने बहुत समझाया, रिश्तेदारों ने भी हर तरह से उन पर दबाव डाला कि वो दूसरी शादी कर लेती, मगर अम्मा का जवाब एक ही होता था कि मेरे शौहर की निशानी यही 2 बच्चे हैं, अब इन्हीं को पालना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। अम्मा को मेरे बड़े भाई आरिफ से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थीं। वो कहती थी कि आरिफ पढ़ लिख के एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, अफसर बनेगा और फिर हम दोनों को ज़िंदगी से निकाल लेगा, जिसमें हमारा हर दिन हिसाब किताब और हर रात फ़िक्र के साथ गुजरती। मैं छोटा था, शायद इसलिए अम्मा की उम्मीदें ज़्यादातर आरिफ से ही वाबस्ता थीं, और शायद अम्मा ने उसी की ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी। शुरू में तो सब कुछ किसी न किसी तरह चल रहा था। वक्त गुजरता गया, आरिफ मैट्रिक, फिर एफए, फिर बीए में आ गया। उसकी किताबें महंगी हो गईं, कोचिंग फीस अलग, किराया अलग, अब्बा की आने वाली पेंशन भी अब नाकाफ़ी लगने लगी। तब अम्मा ने घरों में सिलाई का काम शुरू कर दिया। अम्मा थकावट के बावजूद सुबह उठ के हमें नाश्ता देती, आरिफ को दुआएं दे के कॉलेज भेजती और खुद थकी हारी बैठ जाती। मैंने एक दिन हिम्मत करके कहा कि अम्मा, आरिफ भाई के साथ साथ मुझे भी पढ़ा दें, मैं भी कुछ बन जाऊंगा। मगर अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगी, बेटा
तुम भी ज़रूर कुछ बनोगे, मगर पहले आरिफ का वक्त है। वो बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मुझे हमेशा से महसूस होता था कि अम्मा मुझसे ज़्यादा आरिफ को अहमियत देती थी, इसलिए उस वक्त भी अम्मा की बातें सुन के मुझे बुरा लगा, मगर मैं खामोश हो गया। जब आरिफ यूनिवर्सिटी पहुंचा तो अखराजात और बढ़ गए। पेंशन आती तो 2 दिन में ख़त्म हो जाती। अम्मा ने अपने जेवर बेचने शुरू कर दिए। उस सोने की चूड़ियाँ जो अब्बा ने शादी पे उनको दी थी, वो कान की बालियाँ जो नानी की निशानी थी, सब एक एक करके गिरवी रखवा दी। मैंने जब पूछा तो अम्मा ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि ये सब तो बच्चों के काम आता है, वरना जेवर किस दिन काम आएगा। कभी कभी अम्मा हमारे सामने खाना न खाती, बल्कि कहती कि अभी तो मेरा दिल नहीं चाह रहा, जब भूख लगेगी फिर खा लूंगी। बाद में मैंने देखा कि वो रात को सूखी रोटी पानी के साथ खा लेती। मैं छोटा था, मगर मेरा दिल समझता था कि ये सब हमारे लिए हो रहा है। वो इस कुछ अम्मा सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उनकी औलाद को कोई परेशानी ना हो। मगर फिर आरिफ आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। उसकी ज़रूरियात ख्वाहिशों में बदल गई। अच्छा मोबाइल, अच्छे कपड़े, दोस्तों के साथ घूमना। अम्मा हर बार मान जाती, क्योंकि उनको लगता था कि वो अपने बेटे को खुश रखेंगी तो ही वो भी हमारे बारे में सोचेगा और हमारे लिए कुछ करेगा। अगर उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पैसे कम पड़ते तो अम्मा कर्ज ले लेती। मैंने कई बार सुना कि लोग अम्मा को ताने देते कि बेटे को इतना सर पे ना चढ़ाओ, कल को वो तुम लोगों को पहचानने से ही इनकार कर देगा। मगर अम्मा बस इतना कहती कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ना जाने क्यों अम्मा को आरिफ से बहुत सी उम्मीदें थीं और वो उसके खिलाफ कुछ भी सुन ही नहीं सकती थी। मुझे याद है जब एक बार अम्मा बीमार पड़ गई। उनको तेज़ बुखार था, कमज़ोरी अलग थी। डॉक्टर ने उनको आराम का कहा था। उनकी तबीयत की परवाह करते मैं सारा दिन उनके साथ कामों में हाथ बटाता ताकि उनको आराम करने का मौका मिल जाता। मगर अम्मा ने आराम नहीं किया, बल्कि वो फिर से अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठ जाती और कहती कि अगर मैं रुक गई तो घर कैसे चलेगा। मगर मैं जानता था उनको घर से ज़्यादा तो आरिफ की ख्वाहिशात की परवाह थी कि अगर उसने अम्मा के सामने कोई फरमाइश रखती तो अम्मा वो कैसे पूरी करेंगी। मैं इस बात पे भी हैरान था कि आरिफ को भी ज़रा परवाह नहीं थी कि अम्मा बीमार हैं, बल्कि वो तो उनसे वैसे ही फरमाइशें करता रहा जैसे अम्मा के पास ना जाने कितनी दौलत थी। तब मैंने पहली बार अम्मा की आंखों में आंसू देखे। वक्त गुजरता गया। आरिफ ने डिग्री तो ले ली, मगर उसे नौकरी न मिली, या शायद उसने कोशिश ही ना की कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, क्योंकि उसे तो आदत थी आराम से बैठ के बस खाने की। वह इम्तिहान तो देता था, इंटरव्यू भी देता, मगर फिर भी उसे बार बार नाकामी होती। मगर उसकी नाकामी के बाद अम्मा भी उसे तसल्ली देती कि अल्लाह बेहतर करेगा, मेरा बेटा एक दिन अफसर बनेगा। मगर इस दौरान आरिफ की ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करते कर्ज बढ़ता गया और अम्मा की सेहत गिरती गई। उनके हाथ कांपने लगे, नज़र कमज़ोर हो गई, मगर फिर भी वो हिम्मत ना हारी। उस वक्त मैं 18 साल का था, मगर मेरे पास तालीम ना होने के बराबर थी, इसलिए मैंने छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी ताकि अम्मा की आंखों में आए आंसू कम कर सकता। कभी किसी दुकान पे काम कर लेता, कभी किसी मजदूर के साथ मिलकर मजदूरी कर लेता। जो पैसे मिलते वो सब मैं अम्मा के हाथ पे रख देता। वो मना करती, मगर मैं फिर भी ये जानते हुए वो पैसे उन्हें थमा देता कि वो पैसे घर पे नहीं बल्कि आरिफ की ख्वाहिशात पे ही खर्च होंगे। उस वक्त मैं 18 साल का था जब मैंने छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया ताकि चंद पैसे कमा सकता। मैं था तो छोटा, मगर मेरे कंधों पे उम्र से कहीं ज़्यादा बोझ था। कभी मैं किसी दुकान पे काम कर लेता तो कभी किसी मजदूर के साथ मिलकर मजदूरी कर लेता। मैं सुबह सवेरे काम पे निकल जाता, शाम को लौटता तो अम्मा अक्सर चारपाई पे बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होती। उनकी आंखों में थकन होती, मगर हम बेटों को देखकर उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती। मैं जेब से पैसे निकाल के उनके हाथ पे रखता तो वो कहती, ये तुम ही रख लो बेटा, तुमने भी तो अपने लिए कुछ करना है। मगर मैं फिर भी उनके हाथ में वो चंद पैसे थमा देता, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे वो पैसे भी कहीं ना कहीं आरिफ की ख्वाहिशात में गुम हो जाएंगे। कभी उसके नए कपड़ों में, कभी मोबाइल में, कभी दोस्तों के साथ सैर तफरी में। अम्मा मुझसे कुछ कहती नहीं थी। शायद माँ का दिल था जो उनको मजबूर कर देता था कि वो अपने बेटे की किसी भी फरमाइश को रद्द ना करें। मगर इस दौरान आरिफ की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, जिसकी वजह से मेरी और अम्मा की ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हुई। जब एक दिन वो घर आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी खुशी की वजह जान के मैं तो अपनी जगह साकित रह गया, जबकि अम्मा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। वो कहने लगा कि वो लड़की को पसंद करता है और जल्द ही उससे शादी करने वाला है। उसकी बात सुन के मैं चौंक गया। अम्मा कुछ लम्हे हैरत ज़्यादा रही, मगर फिर उनके चेहरों पे भी खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो भला खुश क्यों ना होती, उनका लाडला बेटा जो इंतहा का खुश था, मगर मैं खामोश रहा। ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। चंद दिनों में पता चला कि जिस लड़की को वो पसंद करता है और उससे शादी करने वाला है, उस लड़की के वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ ही तो था, जिसके बारे में आरिफ हमेशा बातें करता था कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ चाहता है। मगर मुझे हैरत इस बात पे थी कि बजाय वो सब कुछ खुद कमाने के, उसने लड़की ही वो पसंद की जिसके पास वो सब कुछ था। मुझे उस वक्त भी कुछ गलत लगा, मगर मैं छोटा बेटा था, इसलिए आरिफ के मामले में बोलने की मुझे इजाज़त तक ना थी। मगर उस लड़के के बारे में जानने के बाद अम्मा ने आरिफ से पूछा, क्या वो लोग हमारे हालात के बारे में जानते हैं? मगर आरिफ ने बेनियाजी से जवाब दिया कि अम्मा, आजकल सब कुछ मैनेज हो जाता है।
मैंने उस दिन अम्मा को रात भर जागते देखा। शायद वो दुआएं मांग रही थीं, शायद उनके दिल के किसी कोने में डर भी था, मगर माँ ने कभी अपने खौफ को जुबान नहीं दी। आखिरकार शादी तय हो गई। लड़की का नाम समन था। निकाह बड़े घर में हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा घर देखा था। शीशे, फानूस, कालीन और हम एक कोने में सहमे खड़े थे। अम्मा ने पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखा था, मगर उनके चेहरे पर सुकून था। वो बार बार कह रही थी कि मेरा बेटा खुश रहे, बस यही काफ़ी है। मगर शादी के बाद तो जैसे सब बदल गया। हमें लगा था कि शायद वो अपनी बीवी को घर ले आएगा, मगर वो तो इस हक में था ही नहीं। वो कहने लगा कि उसकी बीवी हमारे छोटे और पुराने घर में नहीं रह सकती, इसलिए वो भी अपनी बीवी के साथ ही रहेगा। अम्मा को आरिफ की इस बात पे बेतहाशा दुख हुआ था, मगर ना जाने क्यों वो आरिफ को कुछ कहती क्यों नहीं थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही वो अपनी बीवी के घर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अम्मा से कहा कि वो अम्मा से बाकायदगी से मिलने आएगा। वो पहले तो 2 दिन बाद आता रहा, मगर फिर कम आने लगा और फिर उसने आना ही छोड़ दिया। फ़ोन पे बात होती तो बस इतना कहता, अम्मा यहाँ सब सेट है, आप फिक्र ना करें। मगर फिक्र तो बढ़ती ही जा रही थी। हम पर वो कर्ज अब भी था जो अम्मा ने आरिफ की ज़रूरियात पूरा करने के लिए लिया था, और अम्मा को तो ये उम्मीद थी कि आरिफ कुछ बन जाएगा तो वो सारा कर्ज खुद ही चुका देगा। मगर वो तो कर्ज चुकाने के बजाय अम्मा को मज़ीद उदास करके घर से ही चला गया। अम्मा की सेहत मज़ीद ख़राब होने लगी। एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा कि आरिफ को कहो कि कुछ दिन हमारे पास आके रहे, मेरा दिल बहुत उदास है। मैंने सिर्फ अम्मा के कहने पर उसको फ़ोन किया, मगर उसने ठंडी सांस लेके कहा, तुम जानते हो यहाँ का माहौल मुख्तलिफ है, मैं अब वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मेरी बीवी वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकेगी और मैं अपनी बीवी को नाराज़ नहीं कर सकता। उसके वो अल्फाज मेरे दिल पे हथौड़े की तरह लगे। जब ये बात अम्मा को पता चली तो उन्होंने कुछ न कहा, बस खामोशी से जाए नमाज बिछाई और देर तक दुआ करती रही। मैंने उनके कंधे हिलते देखे मगर आवाज़ न सुनी। वो रो रही थी मगर इस तरह के किसी को पता ना चले। मुझे तो लगा था शायद आरिफ की शादी एक अमीर लड़की से हो गई थी तो वो हम दोनों की भी कुछ मदद कर देता, मगर उसने तो पलट के हमें देखा तक नहीं था। दिन गुजरते गए, आरिफ की तरफ से कोई मदद ना आई, ना पैसे ना हाल पूछना। मैंने एक दिन हिम्मत करके उससे कहा कि अम्मा बीमार रहती हैं, कुछ मदद कर दो, मगर वो लापरवाह सा बोला, यहाँ के अखराजात बहुत हैं, मैं तुम्हारी मदद भला कैसे कर सकता हूँ। और साथ ही फ़ोन बंद हो गया। उस रात अम्मा को तेज़ बुखार हो गया। मैंने हस्पताल ले गया। मैं अम्मा के पास बैठा उनका हाथ पकड़े रहा। उन्होंने आंखें खोल के मुझे देखा और एक ही सवाल किया, आरिफ आया? मेरा दिल टूट गया। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इसी बात का था कि अम्मा ने अपनी हर उम्मीद आरिफ से बांधी थी और अब वही उम्मीद उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन गई थी। अक्सर मुझे खुद पे भी गुस्सा आता कि मैं अम्मा के लिए कुछ कर क्यों नहीं सकता, मगर इसमें भी मेरा अपना कोई कसूर था नहीं, क्योंकि अम्मा ने तो मेरे हिस्से की भी सारी तवज्जो सिर्फ आरिफ को ही दे दी थी। इसलिए मेरे पास सिवाय दिन रात मजदूरी करने का और कोई रास्ता नहीं था। मजदूरी से भी मुझे जितने पैसे मिलते वो सब अम्मा की दवाइयों पर लग जाते और अक्सर मुझे रात को भूखा ही सोना पड़ता। इसीलिए मैंने किसी और काम की तलाश शुरू कर दी जहाँ पर मुझे काम भी थोड़ी देर के लिए करना पड़े और पैसे भी इतने मिल सकते कि मैं अपना और अम्मा का पेट पाल सकता, क्योंकि अम्मा सारा सारा दिन घर से बाहर नहीं रह सकता था। अम्मा की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और उन्हें मेरी ज़रूरत थी। इसलिए मैंने कोशिश शुरू कर दी कि मज़दूरी वाला काम छोड़ के किसी एक जगह मुस्तकिल काम करना शुरू कर दूं। सारा दिन मेहनत मज़दूरी से मेरा जिस्म टूटता, मगर अम्मा के चेहरे पर सुकून देख के सब आसान लगता। मगर एक दिन अचानक आरिफ घर आ गया। मैं उसको देख कर खुश हुआ था कि शायद उसे हमारी याद खींच लाई थी। वो कीमती कपड़ों में मलबूस था, हाथ में महंगा मोबाइल, आंखों में अजनबियत। अम्मा ने उसे देख के फ़ौरन उठने की कोशिश की, मगर कमज़ोरी की वजह से बैठ गई। आरिफ ने अम्मा को सहारा देने की कोशिश भी न की, बल्कि बस रस्मी सा सलाम किया। अब चारों तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा, जैसे अब ये जगह अजनबी लग रही थी। तभी वो घड़ी देखते हुए कहने लगा था, अम्मा मैं अब अपने ससुर के साथ उनके ऑफिस में काम करता हूँ। ऑफिस जा रहा था तो सोचा इधर से गुजर के चला जाऊँ। अम्मा ने लरजती आवाज़ में कहा, बेटा कुछ दिन हमारे पास रुक जाओ। मगर वो तो ऐसे घबरा गया जैसे अम्मा ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर दी हो। नहीं नहीं अम्मा, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उस दिन मैं खामोश ना रह सका, बल्कि मैंने ज़ब्त तोड़ दिया। भाई, अम्मा ने अपनी सारी ज़िंदगी तुम पे लगा दी और आज तुम्हें यहाँ एक दिन रुकना भी गवारा नहीं। मेरे शिकवे का भी उस पर कोई असर ना हुआ, बल्कि वो खामोश हो गया। कुछ लम्हे बाद वो कहने लगा, तुम नहीं समझोगे, अब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है और मैं उसके मकान में नहीं रह सकता। वो तो चंद लम्हे गुजरने के बाद चला गया, मगर अम्मा देर तक खड़ी उसे दरवाजे तक देखती रही, जैसे उनको उम्मीद थी कि शायद वो लौट आए। मगर मैं जानता था कि अब वो कभी नहीं आएगा, इसलिए मैंने भी भीगी आंखों से उससे वाबस्ता हर उम्मीद ख़त्म कर दी, बल्कि खुद कुछ करने का, खुद कुछ बनने का सोचने लगा। मुझे एक ऐसे काम की ज़रूरत थी जहाँ पर मुझे मुआवजा भी अच्छा मिल जाता और मैं अम्मा के साथ वक्त भी गुजार सकता, ताकि उनकी तीमारदारी के लिए ज़्यादा वक्त घर में भी गुजार सकता। शायद अम्मा की दुआएं थी कि मेरी किस्मत ने पलटा खाया और मुझे एक होटल पर बर्तन धोने की नौकरी मिल गई और उसके बदले मुझे पैसे भी अच्छे मिलने लगे। मगर मुझे उस होटल पे रात की शिफ्ट में काम करना होता था। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि सारा दिन मैं अम्मा के पास रह के उनकी तीमारदारी कर सकता था और रात को जब अम्मा सो जाती तो मैं होटल की तरफ रवाना हो जाता।
उस होटल में मुझे 5 घंटे लगातार बर्तन धोने होते और साथ में वहाँ की सफाई सुथराई करनी होती, जिसके बदले मुझे मिलने वाले पैसों से अम्मा की दवाई के साथ साथ घर का खर्चा भी पूरा कर सकता था और बाकी घर के खर्चात अब्बा की पेंशन से पूरे हो जाते थे। इसलिए मुझे होटल का काम कदरे मुनासिब लगा और मैंने वो काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आरिफ से तो अब मुझे कोई उम्मीद रही ही नहीं थी, बल्कि मैं तो ये सोच चुका था कि मैं ही अपनी माँ का बेटा था। इसलिए आरिफ को भूलने में मुझे ज़्यादा वक्त न लगा, क्योंकि उसकी तो आदतें शुरू से ही ऐसी थी। ना तो उसको घर के किसी काम में दिलचस्पी थी, ना ही मुझ में और अम्मा में, बल्कि उसको तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और फजूल के शौक से गर्ज थी। मगर मुझे पता था कि इस सब में कहीं ना कहीं कुछ कसूर तो अम्मा का भी था, क्योंकि उन्होंने ही आरिफ की हर बेमकसद ज़रूरत और हर फजूल ख्वाहिश को पूरा करके उसको कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा लिया था कि अब उसका इन तमाम आसाइशों के बगैर गुजारा नहीं था। इसलिए उसने हम दोनों के साथ रहने के बजाय घर दामाद बनने में ही आफियत समझी थी। वो एक ऐसा घर दामाद बन चुका था जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद थी। वो एक लैंडलॉर्ड की बेटी के साथ शादी कर चुका था, बल्कि शादी क्या, मुझे लगता था कि मेरा भाई चंद पैसों की खातिर बिक चुका था। वो तो पैसों में खेल रहा था, मगर मैं जब भी उससे पैसों का तकाजा करता मुझे अपनी 100 मजबूरियाँ सुना देता। इसलिए मैं फैसला कर चुका था कि अब ना तो मैं कभी पलट के आरिफ की तरफ देखूंगा और ना ही कभी उससे किसी किस्म की कोई मदद मांगूंगा, बल्कि अब मैं खुद ही अपनी अम्मा के लिए कुछ करूंगा और उनको कुछ बन के दिखाऊंगा। जब मैंने होटल में काम शुरू किया तो इब्तदा में जिस्मानी थकन हद से ज़्यादा थी। 5 घंटे लगातार होटल की सफाई करना, बर्तन धोना, चिकनाई से भरे फ्राइंग पैन साफ करना, फर्श पे गिरे हुए खाने के ज़रात खुरच खुरच के हटाना, इन सब कामों की मुझे ना तो आदत थी, ना ही कभी इतना काम किया था। बस अक्सर अम्मा के साथ मदद कर दिया करता था, मगर होटल में तो लगातार हर रोज़ एक ही काम करने से मेरे तो जैसे हाथों की खाल उतरने लगी थी, उंगलियों पे छाले पड़ गए थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था कि मैं हलाल की कमाई से अम्मा की दवाओं का बंदोबस्त कर रहा था। जब मैं काम खत्म करके घर आता तो अम्मा अपनी कुछ नींद पूरी करके उठ चुकी होती कि उनको भी मेरे घर आने का वक्त का अंदाज़ा हो गया था। उनकी वो कमज़ोर सी मुस्कुराहट मेरी सारी थकन उतार देती। वो होटल एक मसरूफ़ जगह थी जहाँ सुबह के वक्त नाश्ते का रश होता तो दोपहर में मजदूरों और दफ्तरी लोगों का हजूम और रात को खानदानों की आमद। रात के जिस पहर में होटल जाता तो वहाँ इक्का दुक्का लोग ही होते। उन्हीं औकात में मुझे सफाई के दौरान अक्सर कुछ न कुछ कीमती चीज़ें मिल जाती। कभी किसी की अंगूठी फर्श के नीचे दबी होती, कभी कोई नोट कुर्सी के नीचे पड़ा मिलता, कभी किसी का मोबाइल तो कभी नोटों से भरा लिफाफा। शुरू में तो दिल में एक लम्हे को ख्याल आता कि अगर ये चीज़ें मैं रख लूँ तो अम्मा की कुछ और ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, मगर फ़ौरन ही अंदर से एक आवाज़ आती कि अगर तू भी आरिफ जैसा बन गया तो फ़र्क क्या रह जाएगा। वो सब भी तो हराम ही था। इसलिए मैं हर वो चीज़ उठा लेता जो मुझे सफाई के दौरान मिलती और सीधा होटल के मालिक के हवाले कर देता। उस होटल के मालिक लुकमान साहब एक उम्र रसीदा मगर सख्त मिजाज आदमी थे। वो मुझे खामोशी से देखते, चीज़ें ले लेते और बस सर हिला देते। न उन्होंने कभी मेरी तारीफ़ की न शुक्रिया, मगर शायद वो सब कुछ दिल में नोट कर रहा था। एक दिन सफाई करते हुए मुझे एक मोटा सा बटुआ मिला। उसमें इतने पैसे थे जितने मैंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। मैंने बटुआ बंद किया और कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। जहन में अम्मा की दवाएं, घर का खस्ता हाल पंखा और बारिश में टपकती छत घूम गई। फिर मुझे अम्मा का चेहरा याद आया, उनकी वो बात याद आई जो वो अक्सर कहती है, बेटा हराम का एक नवाला भी पेट में गया तो सारी दुआएं बेअसर हो जाती हैं। एक लम्हे को दिल में आया कि किसी को क्या मालूम होगा कि मुझे वो पैसे मिले हैं या नहीं, मगर फिर आसमान की तरफ देख के सोचा कि वहाँ ऊपर जो ज़ात है भला उससे छुप के मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बटुआ उठा के सीधा लुकमान साहब के पास ले गया। उस दिन पहली बार उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा। कहाँ से मिला उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया कि सफाई के दौरान। सर, उन्होंने बटुआ खोला, पैसे गिने और फिर कुछ देर खामोश रहे। तुम रख सकते थे, किसी को खबर ना होती। मैं उनकी बात पे हैरान तो हुआ। मुझे लगा शायद वो मुझे आजमा रहे हैं, इसीलिए मैंने साफ कहा, किसी को नहीं, मगर मुझे खुद को खबर होती। उन्होंने मुस्कुरा के वो बटुआ मुझसे ले लिया। चंद हफ्ते बाद एक और वाक़या हुआ। एक महंगा मोबाइल फ़ोन मुझे किचन के पीछे पड़ा मिला। हस्बे मामूल मैंने मालिक को दे दिया। उन्होंने पहली बार मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा। वक्त गुजरता गया, मैं खामोशी से मेहनत करता रहा। होटल के दूसरे मुलाजमीन अक्सर मुझे कहते, पागल है तू, इतना सब मिलता है, रख क्यों नहीं लेता? मगर मैं मुस्कुरा के जवाब दे देता, अल्लाह ने जितना लिखा है वो वैसे ही मिल जाएगा। एक शाम लुकमान साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। दिल में डर सा लगा कि शायद कोई शिकायत होगी। उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा कि बैठो। फिर कुछ कागजात सामने रख दिए। ये होटल में पिछले कई सालों से चोरी हो रही थी। वो बोले, मगर तुम्हारे आने के बाद एक पैसे की कमी न हुई। मैं खामोश रहा, मगर लुकमान साहब मुझे कहने लगे, बहुत अरसे से मुझ पर नज़र रखे हुए थे। पहले जब मुझे छोटी मोटी कीमती चीज़ें मिलती थीं और मैं उन्हें लौटा देता था तो उनको शायद यही लगा कि मैं उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए वो सब कुछ कर रहा था। लेकिन मुझे वो पैसों से भरा हुआ लिफाफा मिला और मैंने वो भी उनको बगैर किसी कमी पेशी के वापस कर दिया। तब उनको मुझ पर हैरानी हुई थी कि मैं इतनी मुश्किल में होते हुए भी इतना कीमती सामान अपने पास क्यों नहीं रखता।
लग रहा था, मगर वो खुश भी थे। इसके बाद जब मुझे कीमती मोबाइल मिला, वो भी मैंने अपने पास रखने के बजाय उनको वापस कर दिया, तो उनको यकीन हो गया कि जो कुछ मैंने किया वो सब दिखावा नहीं, बल्कि मेरी अम्मा ने मेरी तरबियत ही ऐसी की थी कि मैं किसी से छुप के भी कोई चोरी नहीं कर सकता था। लेकिन लुकमान साहब की एक बात सुन के मुझे बेहद हैरानी हुई, जब वो मुझे कहने लगे कि वो पैसों से भरा लिफाफा और वो कीमती मोबाइल फ़ोन उन्होंने खुद ही रखा था ताकि वो मुझे देख सकते कि आखिर में वो दोनों चीज़ें भी अपने पास रखता हूँ या उनको वापस कर देता हूँ। और मैं इस इम्तिहान में कामयाब हुआ था। मैंने अपनी ईमानदारी से उनका भरोसा जीत लिया था। तभी उन्होंने मुझे मैनेजर की पोस्ट दे दी, क्योंकि उनको मेरे जैसे ही किसी ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी। मुझे लगा शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। इतने बड़े होटल का मैनेजर बनना तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे तो यही लगा था कि मैं सारी ज़िंदगी बस बर्तन या फर्श ही मांजता रहूँगा। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ था कि लुकमान साहब ने मुझे इतनी इज्जत दी थी कि अपने बराबर में ला के बिठा दिया था। उस दिन के बाद से लुकमान साहब जिससे भी मिलते वो बहुत इज्जत और अपनायत से मेरा तारुफ करवाते। मैं खुश था कि मेरी ईमानदारी की वजह से मुझे इतना बड़ा फल मिल गया। अम्मा भी मेरा माथा चूम के मुझे ढेरों दुआएं देती। अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते कि उन्होंने मेरे हिस्से की मोहब्बत और तवज्जो भी आरिफ को दे दी थी, लेकिन आरिफ ने उसकी कदर ही ना की, बल्कि वो तो अम्मा की सब कुर्बानियों को भूल के किसी और ही दुनिया में जा बसा था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अम्मा उसको याद करके मज़ीद उदास होती, इसलिए मैंने अम्मा को साफ कह दिया कि वो आरिफ के बारे में मुझसे बात नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे आरिफ जैसा भाई चाहिए ही नहीं था जिसको अपनी माँ तक की परवाह नहीं थी। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। तभी एक दिन लुकमान साहब मेरे पास आए। उस दिन वो मामूल से कुछ ज़्यादा ही खामोश थे। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने खुद ही उनको मुखातिब किया और उनसे कहने लगा क्या उनको कोई परेशानी थी। तो वो मेरी आंखों में देख कर कहने लगे, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दे पाओगे। उनकी बात सुन के मैं बेहद हैरान रह गया कि आखिर वो मुझसे ऐसा क्या मांग रहे थे जो उनको डर था कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि उन्होंने तो मुझ पर जो एहसान किया था मैं उसका कर्ज अपनी सारी ज़िंदगी उतार ही नहीं सकता था। मगर लुकमान साहब की बात सुन के मेरे होश गुम हो गए। मुझे कहने लगे, मेरी एक बेटी है लेकिन वो शादी के चंद माह बाद ही बेवा हो गई। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम मेरी बेटी को धोखा नहीं दोगे और उसे खुश भी रखोगे। मैंने तुम जैसा दयानतदार इंसान नहीं देखा। मैं जानता हूँ जब तुम मेरे पास आए थे तो सारी सारी रात इस होटल की सफाई में लगे रहते थे, मगर कभी तुमने बेईमानी नहीं की। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बेटी के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं ये फैसला तुम पे ही छोड़ता हूँ। तुम चाहो तो इनकार कर दो। मैंने लुकमान साहब को फ़ौरन कोई जवाब न दिया, क्योंकि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या जवाब देता। हालांकि उन्होंने मुझे खुली आज़ादी दी थी कि मैं चाहता तो इनकार कर देता, लेकिन मैंने उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। मैंने अम्मा को वो सब बता दिया जो लुकमान साहब ने मुझसे कहा था। अम्मा कुछ देर सोचती रही और फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं लुकमान साहब की बेवा बेटी से शादी कर लेता। आखिर एक ना एक दिन तो मुझे अपना घर बसाना ही था, तो फिर क्यों ना मैं अपना घर भी बसा लेता और साथ में एक नेकी भी हो जाती। जब अम्मा राज़ी हो गई तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं ज़िंदगी के जिस मकाम पे था वो सब कुछ अम्मा की दुआओं की बदौलत ही हुआ था। जब अम्मा की दुआएं मेरे साथ थी तो भला मुझे किस चीज़ का डर था। इसलिए मैं तैयार हो गया और मैंने लुकमान साहब को हाँ कर दी थी कि मैं उनकी बेवा बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा इकरार सुनकर लुकमान साहब ने मुझे गले लगा लिया। वो बेहद खुश थे। तभी मेरा और सना का निकाह सादगी से हुआ और वो दुल्हन बनके हमारे घर आ गई। मगर उसको देखते ही मुझे अपने फैसले पे पछतावा हुआ था, क्योंकि वो एक गहरी रंगत की बहुत अलग लड़की थी, जिसका ना कोई रंग रूप था ना ही उसमें कोई लड़के वाली बात, बल्कि मुझे वो मर्दाना शक्ल सूरत की लगी थी, जिसको देख के मुझे उससे मोहब्बत होने के बजाय चिढ़ होने लगी। और मैं खुद को कोसने लगा कि आखिर मैंने इतनी जल्दबाजी में अपनी ज़िंदगी का फैसला क्यों कर लिया। लेकिन मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था लुकमान साहब को इस बारे में कुछ भी पता चले। जब मेरे कारोबार में तरक्की होने लगी तो मैंने ज़ारा को पसंद कर लिया और उससे शादी करने का फ़ैसला किया। ज़ारा भी ये सुन के बहुत खुश हुई थी कि मैं उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, मगर तब उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि पहले मुझे अपनी पहली बीवी को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, तभी वो मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। उसकी बात सुन के मुझे ज़रा भी गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि मैं तो खुद भी सना से निजात पाना चाहता था। इसलिए मैंने ज़ारा से वादा कर लिया कि मैं उससे शादी करने से पहले ही सना को तलाक दे दूंगा। मेरी बात सुनकर ज़ारा बहुत खुश हो गई। तभी मैंने एक किराए का फ्लैट लिया जहाँ पे ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी, और मैं ज़ारा को लेकर वो फ्लैट दिखाने चला गया ताकि उसे दिखा सकता कि हम शादी के बाद कहाँ रहने वाले थे, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं ज़ारा से शादी कर लूँगा तो अम्मा मुझसे कुछ अरसा नाराज़ रहेंगी, इसलिए मुझे ज़ारा को अलग घर में ही रखना होगा। मैं ये भी जानता था कि आखिरकार अम्मा को मेरी खुशी की खातिर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अम्मा भी जानती थी कि आरिफ ने किसी बुरी से हमारा दिल दुखाया था, तो ऐसे में मैं ही अम्मा को संभाला था, उनको सहारा दिया। इसलिए अम्मा के पास मुझे माफ़ करने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। मैं ये फैसला भी कर चुका था कि मुझे लुकमान साहब को क्या कहना था। मैंने सना की झूठी रिपोर्ट्स बनवा ली ताकि लुकमान साहब को बता सकता कि उनकी बेटी मुझे औलाद नहीं दे सकती थी।
इसीलिए तो मैं दूसरी शादी कर रहा था। मैं सब सोच चुका था। सना जानती थी कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मगर इसके बावजूद भी उसने कभी मुझसे कोई शिकायत न की। बल्कि मैं जब भी घर जाता तो वो मेरा इंतज़ार कर रही होती और मेरे कुछ कहे बगैर ही गरम गरम खाना मेरे सामने ला के रखती थी। मुझे अगर भूख ना भी होती तो भी ना जाने कि उसका लाया हुआ खाना मुझे खुद अपनी तरफ खींचने लगता। ये बात सच है कि सना के हाथ में जैसा जायका था वैसा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं था। इसलिए मैं अगर सना से कोई और बात करता था या नहीं, लेकिन उसके खाने की तारीफ ज़रूर करता था। मैं सब कुछ अकेले ही तय कर चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने सना की जाली रिपोर्ट्स बनवाई और एक दिन ज़ारा को फ़ोन करके उसी फ्लैट पे बुलाया जिसमें हम शादी के बाद रहने वाले थे, ताकि मैं उसको रिपोर्ट्स दिखा सकता और यकीन दिला सकता कि वो मुझसे शादी कर लेती। शादी के बाद मैं उन रिपोर्ट्स के बलबूते पर सना को छोड़ देता। उस दिन मैं बहुत खुश था। ज़ारा फ्लैट में मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं फ्लैट के दरवाजे पे पहुंचा तो मुझे फ्लैट के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, मगर उसके उन चंद जुमलों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना वो फैसला वापस ले लेता जो मैंने सना के हवाले से किया था और ज़ारा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाला था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ज़ारा मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी। वो तो मुझसे शादी भी सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि मैं उस पर अपने पैसे लौटाता रहता। वो शायद फ़ोन पे अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसको समझा रही थी कि किस तरह मुझसे निकाह करने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल करेगी और मेरी दौलत हथिया लेगी। वो सब सुन मुझे तो जैसे यकीन ही ना आया कि मैं किस तरह ज़ारा के धोखे में आ गया था। वो लड़की जिस पर मैंने ज़िंदगी में पहली बार भरोसा किया था, जिससे मुझे पहली बार मोहब्बत हुई थी, वही मुझे धोखा देने वाली थी। मैं उल्टे कदमों वापस हो गया और होटल में जाने के बजाय घर आ गया। अमूमन इस वक्त मैं घर नहीं आता था बल्कि होटल में ही होता था, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देख मैं घुटनों के बल बैठ गया। वो चेहरा जो मुझे बदसूरत लगता था, उस दिन मुझे उस चेहरे में वो नूर नजर आया जो मैंने कभी नहीं देखा था। सना ने अपने चेहरे के गिर्द सफ़ेद रंग का दुपट्टा लिया था और वो जाए नमाज पे बैठी भीगी आंखों से मेरे लिए दुआ कर रही थी। उसके हाथ लरस थरे थे। वो अल्लाह से बार बार एक ही बात कह रही थी, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, उसको ज़िंदगी में वो तमाम खुशियाँ दे जिसका वो हकदार है। सना की हर दुआ मेरे नाम थी, उसके हर जुमले में मेरा नाम था और मैं वहीं पर बैठा उसे देखता रहा। कब मेरी आंखें भीगना शुरू हुई मुझे खुद एहसास नहीं हुआ। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा जिसने मुझे इतनी बड़ी गलती से बचा लिया। मैं तो उस जैसी नेक बावफा बीवी को छोड़ के ज़ारा जैसी धोखेबाज लड़की को अपनाने चला था, जो बिल्कुल मेरे भाई आरफ जैसी ही तो थी। अभी तो दौलत के पीछे एक लड़की के प्यार में अंधा हो गया था और अपने असल रिश्तों को भूल गया था। उसमें और मुझ में भला फ़र्क ही क्या रह गया था। उसने भी मुझे और अम्मा को छोड़ दिया। मैं भी शायद सना को छोड़ के अम्मा को नाराज़ करना चाहता था, लेकिन उस दिन मैंने अपने सारे फैसले वापस ले लिए। उस दिन से मुझे सना से मोहब्बत हो गई और मुझे एहसास हो गया कि मोहब्बत सिर्फ सूरत से नहीं बल्कि दिलों से होती है। और जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर आपको अपने महबूब से अच्छा कोई और नहीं लगता। उस दिन के बाद से मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा था, बल्कि मेरा दिल सना की तरफ मायल होने लगा। मुझे तो शायद उस जैसी नेक और मोहब्बत करने वाली बीवी ढूंढने से भी ना मिलती। सना की सूरत में लुकमान साहब ने मेरी ज़िंदगी में जो एहसान किया था वो तो शायद मैं मर के भी चुका ना पाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ज़ाती 3 होटलों का मालिक हूँ। मेरा भाई वो आज भी अपनी बीवी का गुलाम बना है। उसके पास बेशक दौलत है, ज़िंदगी की हर आसाइश है, लेकिन वो सब कुछ तो मेरे पास भी है। लेकिन उसके साथ ही मेरे पास इज्जत भी है, मेरा अपना एक नाम है। मेरी बीवी मेरी इज्जत करती है और जो कोई मेरा नाम लेता है वो जानता है कि मेरी कहानी क्या थी। लुकमान साहब ने मुझे दयानतदारी से मुतासर होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन आरिफ, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी इज्जत नहीं है जो एक शौहर की उसकी बीवी को करनी चाहिए। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक और फ़र्क भी आ गया कि अब आरिफ हमसे मिलने आता है। मुझे उसकी आंखों में वो शर्मिंदगी साफ नज़र आती है। उसने हम दोनों को छोड़ के और किसी के घर जाके रहने का फ़ैसला लेके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और अब उसे भुगत रहा है क्योंकि वो अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता।